नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने खुद के चैनल ऑल करेंट कॉम्बो में। पुराने क्वेश्चनों की श्रृंखला जो कि कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में आए हुए हैं, उनकी श्रृंखला चल रही है। आप लोगों से अनुरोध है इसको एक बार देखें और आपकी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो लिए गए हैं। तो ज़्यादा ना बात करते हुए सबसे पहले आप इसको देखें और समझें। अच्छा, आपको बता दूं कि जो लोग नए हैं उनको मेरा एक सजेशन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन हो सके और इस चैनल को मैं आगे बढ़ा सकूं और आपके लिए इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। इंपॉर्टेंट आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा में ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है? क्वेश्चन को सोचिए। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, नंबर 2 16 सितंबर, नंबर 3 24 अक्टूबर, नंबर 4 1 मई को। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ओजोन परत, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है, इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर। द राइट आंसर इज बी, 16 सितंबर। ठीक है, उसके बाद हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? नंबर 1 खुशवंत सिंह, नंबर 2 मार्क ने, नंबर 3 आर के नारायण ने, नंबर 4 अनीता देसाई ने। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। हार्ट ऑफ एशिया, ये भी पुस्तक काफ़ी बार आ चुकी है, काफ़ी कंपटीशन में देखी गई आई हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्तुली। ठीक है, इसका मार्तुली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आपकी स्क्रीन के सामने द क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के लिए सफल हुई थी, कौन थी वो? नंबर 1 बचेंद्री पाल, नंबर 2 डिक्की डोलमा, नंबर 3 संतोष यादव, नंबर 4 पीटी उषा। आंसर बताइए जल्दी से, जिससे कि हम आगे बढ़ सके अगले क्वेश्चन के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। ठीक है, ये विविध में क्वेश्चन दिया है। तो माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, रोवर्स कब संबंधित है? ये भी बार बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन में इस क्वेश्चन को देखा गया है। आप इसको सटीकता से देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है ये। ठीक है, इसमें कुछ पीछे के क्वेश्चन है, कुछ जो कंपटीशन आई उसके क्वेश्चन है, देखिएगा। तो रोवर्स कब संबंधित है किससे? नंबर 1 फुटबॉल से, नंबर 2 हॉकी से, नंबर 3 लॉन टेनिस से, नंबर 4 बास्केटबॉल से। आंसर बताइए जल्दी से, सोचिए और समझिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। ठीक है, याद रखिए इसको। ठीक है, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कब है, ये इसी से संबंधित है। टेस्ट श्रृंखलाओं के लिए अगली सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार है कि किस लिए दिया जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, इनका कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रहती है, इसमें थोड़ा सा आपको बारीकी पता होनी चाहिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 खेलकूद के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, नंबर 2 औषधियों के सर्वोत्तम अनुसंधान हेतु, नंबर 3 राष्ट्रीय छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को, नंबर 4 सर्वश्रेष्ठ पहलवान को। तो इसका आंसर बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेल खेलकूद के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है ये क्वेश्चन, मतलब ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, इसमें मिलान करना है, मिलान से मैच कराना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, नंबर 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है। नंबर 2 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स से संबंधित है। नंबर 3 डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी से संबंधित है। नंबर 4 डॉक्टर MS स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र से संबंधित है। तो आप इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन हो जो जिसके बारे में, जैसे कि इसमें डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी से रिलेटेड है, इस पे शायद आपकी नज़र जाएगी। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर हम लोगों को जो आंसर याद रहता है वही क्वेश्चन गलत रहता है। हम चारों ऑप्शन पढ़ने लगते हैं। सबसे पहले जो आपको सिंपल लगे उसको देखिए। बार बार क्वेश्चन में ये आता रहता है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है। ये आपको पता ही होगा, ये किससे, हरित क्रांति से संबंधित थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो भूगर्भ शास्त्र बता रहा है यहाँ पे, लेकिन ये हरित क्रांति से संबंधित थी। तो इसका आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है कि इसमें मैच कराना है। डॉक्टर AL नेहरू शांतिवन, नंबर 2 ALB शास्त्री विजय घाट, नंबर 3 इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, नंबर 4 राजीव गांधी कर्मभूमि।
तो आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये काफ़ी बार आए हुए क्वेश्चन है, आते रहते हैं क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये श्रृंखला चल रही है। आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है राजीव गांधी, कर्मभूमि से ये लिया गया है, जबकि ये कर्मभूमि से, ये वीर भूमि से है। बाकी का जितना दे रखा है आप इसको एक बार देखिए और रिवीजन भी करते रहिए। इसका सही आंसर है राजीव गांधी, कर्मभूमि से नहीं है, ये किसी अन्य भूमि से है। तो भूमि कौन सी है, ये कर्मभूमि से रिलेटेड है, राजीव गांधी कर्मभूमि से रिलेटेड है, लेकिन इसका सही आंसर था कि राजीव गांधी जो है वीर भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, बहुत बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में आता रहता है, कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है आपको। इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है। 1993, 1994, 1995, 1996, आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो सोचिए समझिए, 1994, 1995 लोग ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो 94 ज़्यादातर लगा ही आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1995। ठीक है, इसका आंसर 1995 है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, आप इसको देखते रहिए। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन है, आप समझिए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सार्वजनिक सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास प्राकृतिक निवास है, कहाँ पे है। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश में, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यानी कि साइबेरिया जो सारस आते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा उनके अनुकूलन स्टेट कौन सा है रहने के लिए, आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसको एक बार आपकी नज़र से गुजरना चाहिए, इसको जरूर देखिए। तो इसका सही आंसर है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज ए, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कांगो घाटी, नंबर 2 गंगा घाटी, नंबर 3 हुआंसो घाटी, नंबर 4 मरे डार्लिंग घाटी। इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। विश्व भूगोल का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है कांगो घाटी, ऑप्शन नंबर ए, कांगो घाटी। कांगो घाटी इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में बताऊं कि कांगो घाटी और अमेजन घाटी ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती रहती है, तो इन्हीं को बोलते हैं अयनवर्तीय वर्षा वन बोलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये कहाँ उठते हैं। टॉर्नेडो आपने देखा होगा, कभी डिस्कवरी चैनल देखा हो तो डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है। टॉर्नेडो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये कहाँ पर उठते हैं, कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में। देखो एक बहुत बड़ा बादल सा होता है, पूरी इसकी मतलब इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि ये पूरे उसको पूरी पूरी जगह को उड़ा ले जाता है। और इसका सर्पिलाकार या जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, सर्कल टाइप में, ऊपर से लेके ऊपर हायर सर्कल, नीचे लोअर सर्कल, इस तरीके से होता है, बहुत प्रबल स्पीड होती है। ये कहाँ आते रहते हैं, तो इसका आंसर है सही सोच के बताइए क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैरिबियन सागर, अमेरिका के पास जो कैरिबियन सी है उसके पास होता है। तो समुद्र के रिलेटेड मूवी देखिए, उसी में कैरिबियन सी दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, या मिलान करना है, इसमें कौन सा सही नहीं है। नंबर 1 डेंट्रॉइट मोटरसाइकिल से रिलेटेड है या मोटर कार से रिलेटेड है, यानी कि लॉजिस्टिक से। नंबर बी हवाना शिकार से। नंबर 3 सेटवीड कटलरी से, वेनिस होता है पुत्र निर्माण से। बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है इसका बताइए। तो नंबर 1 सोच के बताइए क्या आंसर हो सकता है, बताइए जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी जो है गलत लिखा हुआ है इसमें, वेनिस ये पोत निर्माण से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ये जो वेनिस जो है कांच उद्योग से है। जो डेंट्रॉइट है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, हवाना क्यूबा का है, सेटफील्ड इंग्लैंड का है, वेनिस इटली का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसका क्षेत्र नहीं है। उसके बाद आप अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारित की गई है, किसके द्वारा सीमा निर्धारित की गई है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर आता ही होगा। सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिप रेखा। ये तो आना चाहिए, गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर, ये आपको लोगों को कंपलसरी है, कंपटीशन करने वालों को बिल्कुल आना चाहिए क्वेश्चन इसका आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में तांबा इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो तांबा जो कॉपर होता है इसका, कॉपर हो रहा है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। नंबर 1 चिली, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जेरे। ठीक है, तो सोच के बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। जो लोग पढ़ते हैं उनको तो उनको देखते ही सीधा आंसर आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिली। ठीक है, चिली पहले नंबर पे, तांबे उत्पादन नंबर 1 पे आता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे रूस आता है, लेकिन इसमें रूस दिया नहीं गया है। उसके बाद सीरीज़ पूछी गई है, 7 देशों के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप बताइए इसमें कौन सा हो सकता है? ब्राज़ील, नहीं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? तो इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो सकता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन जो है इन जिन चारों कंपेयर दे रखी है सबसे ज़्यादा बड़ा देश है, ठीक है? इसका राइट आंसर इज चीन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन सामने। इसके बाद ये कथन और तथ्य वाला दिया है, कथन कारण दे रखे हैं। भारत एक मानसूनी देश है, ऑप्शन कथन कारण दे रखा है, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो इसके ऑप्शन दिए रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, कथन तथा कारण दोनों सही हैं, हाँ सही बात है। तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये आप थोड़ा सोचें। कथन तथा कारण दोनों सही हैं, ये सही बात है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। देखो दोनों सही है तो सी और डी तो यहाँ से हट ही जाता है, ठीक है? सी और डी जो है इसमें हट गया, ठीक है? सी डी हट गया। उसके बाद ये बचे ये आपकी ये वाले और ये वाले, इसमें ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो ये कारण संबंधित है इससे, तो कारण कथन एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी व्याख्या कर रहा है ठीक से ये, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगी संख्या इंपॉर्टेंट में, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ये कुछ जनजातियाँ दे रखी हैं, जनजातियों को उनका देशों से मिलान किया गया है, आपको बताना है ये क्या ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 92 मतलब ये अनसीरीज है, ऐसे ही है। तो निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा दे रखा है? नंबर 1 एनू जापान से, नंबर 2 बुशमैन साउथ अफ्रीका संघ से, नंबर 3 मसाई केन्या से, नंबर 4 पापुआ न्यू गिनी से। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो सोचिए समझिए इसका आंसर बताइए, क्योंकि ये एक बार पढ़ा होता है, बार बार यही पूछा जाता है हर कंपटीशन, यूपी टेट, यूपी पीसीएस, है ना? ये पूछते हैं, 1 नंबर आपका मतलब रहता ही है इसमें। आपको ये टॉपिक तो आने चाहिए, इंपॉर्टेंट 5-6 ही हैं, जिसमें 4 तो ये दे रखे हैं, 2-4 और हैं उसमें से, ठीक है? आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? देखो इसमें मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो एनू है जो जापान है ये बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है। जो बुशमैन है साउथ अफ्रीका, ये शायद ये गलत लिख रहा है, ये शायद अमेरिका। मसाई केन्या सही है, पापुआ न्यू गिनी पापुआ न्यू गिनी, बाकी के सब सही है, बाकी ये गलत है। बुशमैन जो है अमेरिका से रिलेटेड होगा। जो बुशमैन की जनजाति है ये क्या है कि ये अमेरिका की तरफ पाई जाती है, ठीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चनों की श्रृंखला में आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब की राजधानी है? यूएई की राजधानी क्या है? आजकल बहुत क्रिकेट मैच यहीं खेल रहे हैं, तो इसकी राजधानी तो पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं कि जल्दी मत करना, दुबई को बिल्कुल मत लगाना, ठीक है? इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है अबू धाबी, ठीक है? अबू धाबी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो दुबई और अबू धाबी में लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, इस कन्फ्यूजन को दूर करना है आपको। तो इसका सही आंसर है अबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी दुबई, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे सर्वाधिक जनसंख्या इसमें किसकी ज़्यादा है? ये 4 देशों के नाम दे रखे हैं, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान। बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है? सोचिए समझिए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए थोड़ा सोच के। तो इसका आंसर बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान ऐसा कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या इन चारों में सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इज सी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में का सही क्रम, मतलब सही क्रम में जोड़ना है ये, ठीक है? तो इसमें जनसंख्या के हिसाब से तो बिहार, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, एमपी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आंसर बताइए इसका जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन में देखा गया है, लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि यूपी को पहले लगाएं कि एमपी को पहले लगाएं कि बिहार को पहले लगाएं। तो सोचिए बताइए, जनसंख्या सबसे ज़्यादा ये तो आपको श्योर है कि यूपी की है, उसके सेकंड नंबर पे आती है बिहार की। तो इसमें देखो ऑप्शन मिल कर रहा है सी वाला, तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चीनी के प्रथम उत्पादन में अग्रणी उत्पादक है कौन कौन से हैं? नंबर 1 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नंबर डी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आप आंसर बताइए इसका, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, आता तो सबको रहता है, क्योंकि लोग उत्तर प्रदेश को पहले लगाना है कि महाराष्ट्र को पहले लगाना है ये कन्फ्यूज होते हैं, बिहार का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हटता है यहाँ से, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी तो आपको नहीं जोड़ना है ये, ठीक है? इसको नहीं जोड़ना है। उसके बाद मेन महाराष्ट्र को लगाना है पहले, यूपी को लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है?
तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, आप आंसर सोच के बताइए भाई, क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा बताइए। तो चीनी उत्पादन में जो है, चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। चीनी का सबसे बड़ा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें थोड़ा बिहार, ये पुराना डेटा है तो बिहार लिख रहा है, यहाँ कर्नाटक 30 नंबर पर रहेगा। ठीक है, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार नहीं, कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। उसके बाद हम क्वेश्चनों की मोस्ट इंपोर्टेंट श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जो फर्टिलाइजर है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, यानी कि एसिड छोड़ता है। ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसका यूज करने के बाद सर्वाधिक मृदा में अम्ल छोड़ता है। नंबर 1 यूरिया अमोनिया सल्फेट, नंबर 3 अमोनिया नाइट्रेट, नंबर डी कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार देखा होना चाहिए आंसर इसका। तो इसका सही आंसर है अमोनिया सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है सबसे ज़्यादा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की संग हम नेक्स्ट करते हैं। इसका नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है। तो इसमें कुछ कथन दे रखे हैं, जिसमें आपको कंपेयर करना है कि जो है भारत जो है निर्यात में सबसे बड़ी मद किस क्षेत्र में करता है। नंबर 1 इंजन सामान तथा चाय, नंबर 2 चाय जवाहरात आभूषण, नंबर 3 सिलेबस तथा चीनी, नंबर डी सिलेबस तथा जवाहरात तथा आभूषण। बताइए, आपको 10 निर्यातक एरिया आपको कवर करने हैं। जैसे कि भारत नंबर 1 इसमें निर्यात करता रहता है पेट्रोल का और कोयले का, मतलब खुद ये लेता है, लेकिन देने के लिए कौन से नंबर पर रहता है, मतलब एक्सपोर्ट कौन सा करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कौन से नंबर की मत इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसका सही आंसर है इंजन सामान तथा चाय। ठीक है, बाकी का इसमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है। तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, जीडीपी कृषि का योगदान कितना है। तो 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39। इसका क्या आंसर हो सकता है बताइए, क्या आंसर है इसका। तो इस रेंज में क्या आएगा। तो ये जो है ये पुराना डेटा है, तो पुराने डेटा में इस समय जो है भारत के जीडीपी में इसका हिस्सा 17.9% है, 17.9%। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है ये। ठीक है, इसका सही आंसर ये 7.9% जो है कृषि के क्षेत्र में भारत की जीडीपी का हिस्सा रहता है। ठीक है, ये एक बार इसको देख लीजिए आप। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सहकारी कृषि के लिए विचार विमर्श नहीं थे। सहकारी कृषि समझते हैं ना, कौन इसके समर्थक नहीं थे। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री, नंबर 3 चौधरी चरण सिंह, नंबर डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री, नंबर 3 चौधरी चरण सिंह, नंबर 4 अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो सहकारी कृषि के बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे, किसानों के समर्थक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, मतलब निम्नलिखित में कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। इसमें क्या आंसर हो सकता है। नंबर 1 मांग पर नियंत्रण, नंबर 2 मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, नंबर 3 ब्याज दर में कम करना, नंबर 4 वस्तुओं की राशनिंग। क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप बता दें मांग पर नियंत्रण कर दिया जाए तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, मांग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूर्ति से होती है, तो बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कर दो। मुद्दा अगर मतलब इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में पैसा बढ़ा हुआ है, पैसा जब बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना है। कैसे करना है, अगर मांग पे कंट्रोल कर दोगे तो अपने आप पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, लोगों से पैसा कम नहीं निकलेगा। उसके बाद मुद्रा की आपूर्ति के नियंत्रण, मुद्रा की आपूर्ति है कम कर दो, मार्केट में मनी कम हो जाएगी, उस पर इन्फ्लेशन पर कंट्रोल हो जाएगा। ब्याज दर की कम करना, नहीं ये नहीं हो सकता। ब्याज दर पे कम करना, अगर ब्याज दर को कम करने लगोगे तो लोग ज़्यादा लोन लेने लगेंगे तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी थी, तो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी तो जो देश के लिए जो हानिकारक विधि कहलाएगी। तो वस्तुओं की मतलब मोनेटाइज कर दो, तो ये क्या है कि ये भी सही है। तो इसमें इसका सही आंसर हो सकता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ब्याज दर को कम करना, ब्याज दर को कम करना, ये इसमें गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था। देखो डेटा देख लो, कोई ज़रूरत नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पुराना डेटा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी अगर कभी अगर इसको देखा भी ना हो तो देख लेना भाई, ऑप्शन नंबर ए है। कोई ज़रूरत नहीं है इस डेटा याद करने की। ठीक है, बस एज कंपेरिजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। जो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पूंजी पर की जाती है? नंबर एक, निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर, कुल प्रयुक्त पूंजी पर। इसका क्या आंसर हो सकता है? जो कंपनी द्वारा लाभांश जो लाभ लिया जाता है उस पर कौन सी पूंजी पर उसकी घोषणा की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिदत्त पूंजी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिदत्त पूंजी पर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? जो भारत में शेयरिंग मार्केट होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? कुल मिला के क्वेश्चन का ये है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और सीधा लोग लगा भी देते हैं, लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पूंजी निर्गत नियंत्रक, नंबर 2 वित्त मंत्रालय, नंबर 3 कंपनी लॉ ऑफ बोर्ड, नंबर 4 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर बताइए सोच के, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आप पढ़ लिखें, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका सही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेबी। इसको सेबी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर की गई थी एक बार, ठीक है, अब तो उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये जो है किससे रिलेटेड है? तो नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय से, नंबर 2 राष्ट्रीय आय से, नंबर 3 जनसंख्या से, नंबर 4 साक्षरता से। सिंपल क्वेश्चन, इसको बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? जल्दी से बताइए भाई, क्या आंसर हो सकता है इसका? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपके सामने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन में देखा गया है। ठीक है, एक बार आप इसको देखिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, जो लोग नए हैं जो लोग नए हैं, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, मैं इसी तरीके से बनाऊंगा आपके लिए क्वेश्चन। आपको इतनी जल्दी पूछते ही तुरंत आपको आंसर देना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित है, किससे संबंधित है? आपको सबको पता होगा कि धर्म से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। नंबर 1 मौलिक अधिकार, नंबर 2 नैसर्गिक अधिकार, नंबर 3 वैधानिक अधिकार, नंबर 4 कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार है बताइए? मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसको उठा दिया गया है। ठीक है, उसको बताइए अब कौन सा अधिकार बन गया है? तो इसका सही आंसर है, सोच के बताइए, गलत नहीं होना चाहिए भाई इसका आंसर, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत जगह आता है और बहुत कन्फ्यूज भी करता है, लोग गलत भी करके आते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार है ये। ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन है, उस कानून के अंतर्गत आप उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते। जैसे कि ये खेत अगर रखना है अगर आपको, तो 18 हेक्टेयर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते आप। ठीक है, उसके बाद 18 हेक्टेयर है, शायद कम है ज़्यादा देख लेना, लेकिन 18 हेक्टेयर ही अप्रॉक्सीमेट यही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंध लगाया गया? किसके द्वारा? जो विधानसभा में जो होता है, जो दल बदल कानून होता है, मतलब बिना बताए एक दूसरे दल में चले जाते हैं और शामिल हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले पूरी जो है कैबिनेट खराब हो जाती थी, तो एक संविधान संशोधन आया, तो एक कंडीशन के तौर पर आप दूसरे दल में जाएंगे। तो ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिससे कि ये दल बदल कानून जो है वेरीफाई किया गया और इसके नियम कानून आए गए? बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? नंबर 1 संविधान का 52वां संविधान संशोधन, नंबर 2 जनता के प्रतिनिधित्व पर कानून बनाना, नंबर 3 जनता संविधान का 42वां संविधान संशोधन, नंबर 4 44वां संविधान संशोधन। तो इसका क्या आंसर है बताइए आप जल्दी से, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंदर अपनाया गया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये नहीं समझ पाओगे कि कब किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, विकास केंद्र की उपागम की बात करूं तो 1962-1965 के बाद लड़ाई हुई, भारत पाकिस्तान चाइना की भी लड़ाई हुई। उसके बाद भारत में स्थिति खराब हो गई। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अपनाई गई, जिससे कि धीरे धीरे विकास करना है बस। उसके बाद इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से देखिए, आप बताइए आपको कैसा लगा है ये वीडियो। ठीक है, और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आऊँगा। और आपको 25 में से अगर 22 करते हैं, 25 में से अगर 20 या 15-16 करते हैं तो मैं आपको 20 से 22 5-6 क्वेश्चन और बढ़ाऊँगा। ठीक है, भारत सरकार ने किस देश से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? भारत सरकार ने देश की 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 जुलाई 1969 में, नंबर 2 अगस्त 1971 में, नंबर 3 मार्च 1981 में, नंबर 3 जुलाई 1991 में। आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंक बढ़ाई गई थी, राष्ट्रीयकरण हुआ था, एक पूरी बैंक शाखा बन गई थी जुलाई 1969 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी समय हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए ये आपको कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो भाई कमेंट करना प्लस सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा। इस वीडियो को बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जो कुछ करना है सब कुछ कीजिए। आपसे अनुरोध है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।